जनता दल सेक्युलर जो एच डी देवेगौड़ा की पार्टी है और वो कर्नाटक केंद्रित पार्टी है और उसी के प्रदर्शन के आधार पर एक बार देवेगौड़ा हालाँकि उसमें जनता दल के भाग थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने क्योंकि उनके पास 17-18 सीटें थी। तो वो पार्टी पिछले चुनाव में भी कुछ सीटें लेकर आती है। लेकिन मैंने ये ध्यान दिया पिछले कुछ चुनाव में कि अगर हम गुजरात को उदाहरण को छोड़ दें, तो अधिकांश राज्य में चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, ये प्रवृत्ति सामने आई है कि जो तीसरे दल है उसको जनता बिल्कुल एकदम पीछे छोड़ दे रही है और आमतौर पे विपक्षी पार्टियों में से किसी एक समूह को या एक पार्टी को चुनकर जो विपक्षी दलों के मतदाता है वो वोट दे रहे हैं। तो क्या कर्नाटक में भी इस तरह की प्रवृत्ति सामने आ सकती है? और किसी भी स्तर पे जनता दल सेक्युलर किस पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है? देखिए, जनता दल सेकुलर का जो प्रभाव क्षेत्र है, वो मुख्य तौर पर अगर कर्नाटक को हम 3 हिस्सों में बाँट दें, तो जो पुराना मैसूर है, ओल्ड मैसूर इलाका वहाँ पे है। वोक्कलिगा किसानों के नेता माने जाते हैं देवेगौड़ा और उनके परिवार का प्रभाव वोक्कलिगा किसानों में है। और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मेरे ख्याल से 67 करीब सीटें हैं कर्नाटक विधानसभा की, तो ये बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ना के बराबर है, तो वहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बीच में होती है। पिछले चुनावों में जनता दल सेकुलर ने अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया था। अब समस्या ये है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जनता दल सेकुलर का चूंकि लोकसभा चुनाव में कोई दांव नहीं होता है, यानी वोटर ये मानने को तैयार नहीं होता है कि ये लोग दिल्ली में सरकार बना सकते हैं या उनकी कोई ऐसी हैसियत है कि दिल्ली में सत्ता के समीकरण में कोई असर डाल पाए। तो जनता दल सेकुलर का जो वोटर था, होता है आमतौर पर इस पिछले चुनाव में भी, उससे पहले के लोकसभा चुनाव में भी, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि वो कांग्रेस विरोधी वोटर है। जनता दल सेकुलर के साथ रहा है और कांग्रेस के खिलाफ वोट करता रहा है, तो वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। इससे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोटों में एक जबरदस्त उछाल आता है। ये कई लोकसभा चुनावों में ये सिलसिला आप देख सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तो ये इतना ज्यादा हो गया था कि खुद देवेगौड़ा अपना चुनाव हार गए थे और देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे भी चुनाव हार गए थे। तो बुरी हालत हो गई थी इन सब लोगों की। अब देवेगौड़ा चाहते हैं कि ये वोट जो कि भाजपा में चला गया था, फिर से विधानसभा चुनावों के नाम पर उनके पास आए। इसकी कोशिश में वो लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो वोट एक बार हमारे पास आ गया पिछली बार, ये अब दोबारा जनता दल सेकुलर में न जाने पाए और जाए भी तो पूरा वापस ना जाए, कुछ उनके पास रह जाए और इस तरह ओल्ड मैसूर में भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ आधार बन जाए। तो ये पूरी जद्दोजहद है। खुद कांग्रेस ने भी वोक्कलिगाओं को काफी टिकट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी वोक्कलिगाओं को काफी टिकट दिए हैं। मुसलमानों का 4% जो आरक्षण दिया गया है, उसमें 2% आरक्षण लिंगायतों को दिया गया है और 2% आरक्षण प्रलोभन की तरह वोक्कलिगा वोटरों के सामने भी परोसा गया है। तो इससे एक ऐसी स्थिति बनती है कि जो जनता दल सेकुलर है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखता है। अगर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनका साथ छोड़ के गए वोटर वापस ना आए, तो ये चुनाव राजनीतिक प्रभावकारिता की दृष्टि से जनता दल सेकुलर के लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है और फिर उनका ग्राफ स्थायी रूप से वहां पर गिरना शुरू हो जाएगा राज्य की राजनीति। रातों रात कोई पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन वो काफी कमजोर हो जाएंगे और वो लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने में फिर विफल हो जाया करेंगे। अभी भी वो लोकसभा चुनाव में लड़ाई को त्रिकोणात्मक नहीं बना पाते, विधानसभा चुनाव में बना लेते हैं। इस बार मुझे लगता है खतरा ये है कि वो विधानसभा चुनाव में भी लड़ाई को त्रिकोणात्मक ना बना पाए। कांग्रेस कहती है, उनके बारे में कह रही है कि ये भाजपा की बी टीम है। भाजपा ये कह रही है कि इनका कांग्रेस के साथ खुफिया समझौता है। इस बार दरअसल दोनों के साथ उनका कोई समझौता नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका वोट प्रतिशत काफी नीचे गिर गया था और अब उनके पास वो जो उनका आधार है, जहां से वो खड़े होकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वो आधार काफी कमजोर हो गया है। इसलिए देखना ये है कि इस बार वो क्या करते हैं। कांग्रेस की भी निगाह उनके वोटरों पर जमी हुई है और भाजपा की निगाह भी उनके वोटरों पर जमी हुई है। तो देवेगौड़ा के लिए बड़ा संकट का समय है। ये एक बहुत ही घिसी पिटी विश्लेषण की पद्धति रह गई है कि देवेगौड़ा किंग मेकर होंगे। जनता दल एस के पास अगर सीटें आ गई, तो ये इस तरह की समीक्षाएं की जा रही हैं कि अगर जनता दल एस की सीटें 25 से कम रही तो कांग्रेस को फायदा होगा, जनता दल एस की सीटें अगर 25 से ज्यादा बढ़ी तो कांग्रेस को नुकसान होगा और त्रिशंकु विधानसभा आ जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा त्रिशंकु विधानसभा चाहती है।
तो ये इस प्रकार की बातें ज़रूर कही जा रही हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बार के चुनाव में जनता दल सेकुलर खासी मुश्किलों में है। जी। उसकी वो पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है और अगर इस बाधा को उसने पार नहीं कर पाया, तो वो कर्नाटक में उसकी जो कमज़ोरी है, वो थोड़ी-सी स्थायी किस्म की हो जाएगी। जी। और उसके कमज़ोर होने का ज़्यादा फ़ायदा भाजपा को होगा या कांग्रेस को? कांग्रेस को होगा उसके कमज़ोर होने का फ़ायदा, क्योंकि अगर वो कमज़ोर होगी तो ओल्ड मैसूर के इलाके में कांग्रेस दबा के चुनाव जीतेगी। देखिए कर्नाटक को 3 हिस्सों में बाँट के आप देखिए, एक हिस्सा है ओल्ड मैसूर का, एक हिस्सा है बॉम्बे कर्नाटक का और एक हिस्सा है हैदराबाद कर्नाटक का। इन तीनों हिस्सों को मिला लीजिए तो 70% से ज़्यादा सीटें इन्हीं तीनों हिस्सों में आ जाती हैं। तो ओल्ड मैसूर का इलाका सबसे बड़ा है। बॉम्बे कर्नाटक में भाजपा का प्रभाव है और हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव है। हालाँकि सभी का प्रभाव सभी जगह मिला-जुला है, लेकिन देवगौड़ा का प्रभाव ज़्यादातर ओल्ड मैसूर के इलाके में है। हुँ, तो इ उस इलाके में ही सारा युद्ध लड़ा जाना है कर्नाटक का। दूसरी ये सब जब हम 3 इलाकों में और 3 राजनीतिक शक्तियों के बीच में कर्नाटक की पूरी चुनाव समीक्षा को सीमित कर देते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि कर्नाटक में 10 से लेके 11% मुसलमान वोटर भी हैं। तब ये भूल जाते हैं कि कर्नाटक में 17% लिंगायत और 15-16% वोक्लिगाओं और कुछ कुछ ऊँची जातियों को छोड़ के बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियाँ भी हैं। हुँ, खुद कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, वो जिस समुदाय से आते हैं उसको हम उत्तर भारत में गढ़िया समुदाय कहते हैं। तो वो पिछड़ों पिछड़ों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। और आप देखिए कर्नाटक में जितनी भी राजनीतिक शक्तियाँ हैं, सब उनके नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हुँ, येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोप में उस आरोप में वो हटाए जा चुके हैं मुख्यमंत्री पद से। जो बोम्मई साहब हैं मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के डीके शिव कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो उनके दूसरे नंबर के नेता हैं। वो बहुत बड़े चुनाव प्रबंधक कहे जाते हैं, बहुत अमीर आदमी हैं। हुँ, देवगौड़ा परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सिद्धरमैया अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोप से बिल्कुल अछूते हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और उनकी रणनीति हमेशा ये होती है कि वो पिछड़ी जातियों को, मुसलमानों को और दलितों को आपस में जोड़ें। दलितों के लिहाज से भी कर्नाटक एक खास तरह का प्रांत है। यानी दलितों का एक हिस्सा को लेफ्ट दलित माना जाता है और एक हिस्सा को राइट दलित माना जाता है। उसमें लेफ्ट दलित जो है वो ऐसे दलित हैं जो कि छुआ-छूत की समस्या के शिकार नहीं है। जो राइट दलित हैं वो छुआ-छूत की समस्या के शिकार हैं। आते दोनों संविधान की दृष्टि से दलित श्रेणी में भी हैं। हुँ, तो जो लेफ्ट दलित हैं वो कांग्रेस के समर्थन में ज़्यादा होते हैं, जो राइट दलित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ज़्यादा झुकते हैं। तो इन सब दलितों का भी किस तरीके से समर्थन एक मंच पे जाएगा कि नहीं जाएगा। जो मुसलमान वोटर हैं वो कांग्रेस जनता दल सेकुलर और कांग्रेस के बीच में बँटते रहे हैं। क्या इस बार वो पूरी तरीके से कांग्रेस को मिलेंगे या पहले की तरह ही उनके बीच में बँटवारा होगा? पिछड़ी जातियों के वोट कहाँ जाएँगे? देवराज अरस ने एक रणनीति बनाई थी जिसको अहिंदा कहते हैं, कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसके अंदर पिछड़ों की, मुसलमानों की और दलितों का समीकरण बनाया गया था। इसके ज़रिए बहुत लंबे अरसे तक देवराज अरस कांग्रेस को वहाँ टिकाए रहे। जो सिद्धरमैया हैं वो इस अहिंदा रणनीति के ही नए पैरोकार हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने इस रणनीति को चलाने की कोशिश की थी। इस चुनाव में फिर से वो इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ध्यान रखिए अकेली कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछड़ों को सबसे ज़्यादा टिकट दिए। उन्होंने मुसलमानों को भी टिकट दिए, भाजपा तो मुसलमानों को टिकट देती नहीं है। कांग्रेस ने मुसलमानों को भी टिकट दिए हैं। तो सब देखने वाली बात। और कांग्रेस ने लिंगायतों को भी अच्छे खासे टिकट दिए हैं। करीब 40 से ज़्यादा लिंगायतों को टिकट दिए। हालाँकि भाजपा ने लिंगायतों को 65 से ज़्यादा टिकट दिए। हुँ, देखने वाली बात ये है कि कौन अपने सामाजिक समीकरण को कितना बना पाता है। भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि वो लिंगायत पार्टी होने के ठप्पे से बाहर निकलकर वोकलिगाओं के वोटों को भी अपनी ओर खींचे, ऊँची जातियों के वोटों को भी अपनी ओर खींचे और कुछ पिछड़ी जातियों के वोटों को भी अपनी ओर खींचे। ये भाजपा की कोशिश है। देखिए किसकी कोशिश कहाँ कामयाब हो पाती है। जी।